नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम बीच बहस में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भाजपा का साथ छोड़ रहे नेताओं पर। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई हफ्ता नहीं जा रहा जब भाजपा से कोई नेता कांग्रेस में नहीं जा रहा हो। ऐसे नेताओं की संख्या 40 के पार पहुंच गई है, जो आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है। इसमें ताजा नाम नर्मदापुरम इलाके के कद्दावर नेता और 2 बार के भाजपा विधायक गिरिजा शंकर शर्मा का है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं का लगातार पार्टी से होता मोहभंग सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं जा रहा जब भाजपा से कोई नेता कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हो। इस साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेता प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नाम चुनावी साल में अपनी बैठकें और दौरे जारी रखते हुए हैं। वहीं सूबे के असंतुष्टों को मनाने का जिम्मा तमाम केंद्रीय स्तर के नेताओं को दिया हुआ है। इसके बावजूद भी पार्टी छोड़कर बीजेपी नेताओं का कांग्रेस ज्वाइन करने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले गिरिजा शंकर शर्मा भाजपा के स्थानीय विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर सीता शरण शर्मा के सगे भाई हैं। गिरिजा शंकर ने पार्टी छोड़ने के पीछे पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी को बड़ी वजह बताया है। उन्होंने आरोप लगाए कि बीते 10 साल से अधिक समय से पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है। संगठन में नए लोग आ गए हैं। यह नए लोग पुराने लोगों को लगातार दरकिनार कर रहे हैं। ये कहना है गिरिजा शंकर शर्मा का कि नए लोग जो हैं पुराने लोगों को लगातार दरकिनार कर रहे हैं। पुराने नेताओं की पूछ परख नहीं की जा रही है और संगठन में भी कोई सुनने वाला नहीं है। गिरिजा शंकर शर्मा ही नहीं, बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस चुनावी साल में पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी से अब तक करीब 40 छोटे बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। नर्मदापुरम के भाजपा के कद्दावर नेता गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वह 2 बार के विधायक रह चुके हैं। शर्मा पूर्व विधानसभा स्पीकर सीता शरण शर्मा के सगे भाई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा का साथ छोड़ने वाले नेताओं में आदिवासी नेता और पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर मशहूर पर्वतारोही मेघा परमार भी शामिल है। पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत और विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की पूर्व विधायक पत्नी और बेटे भी शामिल हैं। सतना के अल्पसंख्यक नेता सईद अहमद और मुल्ताई बैतूल नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार भी कांग्रेस में शामिल हो गई। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कई प्रमुख और कद्दावर नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था। ऐसे में मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में बड़े नेताओं के कांग्रेस में आने से यहां भी कर्नाटक जैसी स्थिति के कयास लगने शुरू हो गए हैं। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए गिरिजा शंकर ने कहा कि पिछले 10 साल से पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है। पार्टी में आने वाले नए लोग पुराने लोगों को लगातार दरकिनार कर रहे हैं। आपको बता दें, चुनाव से ठीक पहले ये सारी चीजें सुनने में आ रही है कि जैसे जैसे नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उनका एक ही बात कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की जा रही है, कहीं ना कहीं भाजपा में उनका समर्थन नहीं किया जा रहा। कहीं बड़े वरिष्ठ नेता उन्हें दरकिनार कर रहे हैं, जैसा कर्नाटक में हुआ था। आपको बता दें कौन कौन से नाम हैं जो वर्तमान में तकरीबन 40 नाम हैं जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम है सीता शरण शर्मा के सगे भाई गिरिजा शंकर शर्मा का, जो 2 बार के विधायक रह चुके हैं और वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उन्होंने भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। साथ ही इसके अलावा भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने
भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उन्होंने नेताओं को एकजुट रखने के लिए, कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए तमाम कोशिशें की है, लेकिन बावजूद इसके कई नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसमें आदिवासी नेता भी शामिल है। आदिवासी नेता और पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी ने भी भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर मशहूर पर्वतारोही मेघा परमार, उसने भी कांग्रेस का दामन थामा है। पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत और विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भी भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे हमारे साथ इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि अवस्थी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और संतोष सिंह परिहार जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संतोष जी और रवि जी, आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं रवि जी से पूछना चाहूंगी कि रवि जी, जिस तरह से भाजपा के कई नेता भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे, क्या वजह है कि वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं? देखिए, एक तो क्या है कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है और निश्चित तौर पर करीब 18-20 साल से अगर वो सत्ता में है तो स्वाभाविक तौर पर जो स्थानीय नेता है उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो सक्रिय है वो चाहता है कि वो उसको प्रतिनिधित्व का मौका मिले। लेकिन आप देखिए कि जो पार्टी की जो गाइडलाइन है, आप अगर भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है और जिस तरीके के संकेत मिल रहा है वो यही है कि युवा नेतृत्व को पार्टी आगे लाना चाहती है। ये उसकी अपनी परिपाटी है। आप देखिए कि अब बीडी एनए के एबीवीपी के अध्यक्ष को सीधा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो ये एक बड़ा उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं जब युवा पीढ़ी को आप आगे लाते हैं तो जो वर्षों से काम करने वाले पुराने नेता हैं या जो कई बार पद पर भी रह चुके हैं लेकिन वो आगे भी पद चाहते हैं, ऐसे नेता निश्चित तौर पर छोड़कर अपना दूसरी जगह तलाशते हैं। और वही वजह है कि मुझे लगता है कि अभी जो 30-40 लोग गए हैं, हालांकि उसमें 2-4-5 नाम ही बड़े नाम है, बाकी तो छुटपुट नाम कार्यकर्ता है, लेकिन जो बड़े नाम है तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की दल बदल जो है वो चुनाव से पहले आमतौर पर देखा जाता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस में भी आप देखिए कि 2020 में कितनी बड़ी संख्या में विधायक जो है पार्टी छोड़कर और बीजेपी के साथ आ गए थे। तो देश में इस तरह का एक चलन जो है बढ़ते जा रहा है और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। जी संतोष जी, जैसे कि रवि जी ने बताया कि उनकी महत्वाकांक्षाएं भारतीय जनता पार्टी में पूरी नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो कांग्रेस में आ गए। अगर कांग्रेस में उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो आगे उनका क्या कदम होगा? देखिए, ऐसा है कि जो है ये महत्वाकांक्षा वाली बात नहीं है, ये पूरे उसके ये कुछ जिसको पार्टी ने 2-2 बार, भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार वीरेंद्र सिंह रघुवंशी को टिकट दिया जी। कैलाश जी के पुत्र हैं दीपक जोशी जी। इनको सब कुछ वो इनको जब बहुत ज्यादा अपेक्षा हुई है अभी तो ये कांग्रेस में आए हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी बात जो मूल बात है, माननीय अवस्थी जी ने बोला नहीं है जी। मध्य प्रदेश में पूरे अधिकारी रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं जी। तो पूरी तरीके से लूट की सरकार है, तो उनको क्या है कि कहीं किसी की कुछ चल नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, तो उस हिसाब से जो प्लान कर रहा है वो तो बहुत लंबी लाइन है अभी तो बीजेपी वालों की जी। और आज जहाँ तक जो बातें कर रहे हैं कि जो 50-50 करोड़ में जो विधायक खरीदे थे जी, तो उसके अंदर लूटेगी ना सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लूट की सरकार है, लूटे हुए जनादेश से जो सरकार चला रही है जी। और मध्य प्रदेश के अंदर विकास जो है अमेरिका जैसी सड़कें पूरे मध्य प्रदेश में दिखी रही है सबको जी। तो झूठ बोलने से जो है, झूठ बोलने से वो काम करना बहुत अंतर पड़ता है ना जी। जमीन पे कुछ है नहीं, 50% फोन पे की सरकार है, कमीशन की सरकार है जी। संतोष जी, जैसा कि आपने कहा कि ये सब दूसरी बातें हैं, लेकिन अगर उपेक्षा उनकी कांग्रेस में भी होती है तो वो कांग्रेस को भी छोड़कर वापस भाजपा में भी जा सकते हैं या कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? उपेक्षा होती है नहीं होती है तो वो भाई वो जो आए हैं तो वो तो कांग्रेस में आए हैं, तो उपेक्षा की होगी ये तो वो बताएंगे ना। ये उन्होंने कहा है कि उनकी उपेक्षा हुई है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। तो क्या कांग्रेस वो जो नए नेता आए हैं उनको अपनी टीम के साथ या अपने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ आपसी सामंजस्य बैठाने में मदद कर पाएंगी?
निश्चित तौर पे जो है उनकी हमारे लोकल नेताओं से सबसे बात हुई होगी और उन्होंने जो आगे ज्वाइन करी है और बहुत ज्यादा हताशा नहीं रहा था। जब तो जो बीच बीच ये बताइए 40-40 साल पुराना आदमी जो है जिसने जंग के दीपक से लेके आज तक बीजेपी में रहा, तो उसकी कितनी बड़ी अपेक्षा हुई होगी पार्टी छोड़ के आ रहे हो। तो आपकी पार्टी उसका समर्थन कैसे कर पाएगी जब इतने समय से आप उनके खिलाफ बोलते रहे हैं और सडन वो आपकी पार्टी में आते हैं और आप उनका समर्थन कैसे कर पाएंगे? नहीं, वो तो हमारी पार्टी की विचारधारा कर रहा है ना, वो समर्थन वाली बात कहाँ से हो गई ये बताइए ना। अगर वो जो है अभी तक जो आपकी पार्टी है, भाजपा के जो नेता थे, अब तक आप उनके खिलाफ बोल रहे थे कि इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है, अब वो सडन कांग्रेस में शामिल हुए तो आप उनके समर्थन में कैसे बोल पाएंगे? मेरा सवाल ये है आपसे। नहीं, मेरा ये मानना है कि वो जो है कुंठा की राजनीति, गोडसे की विचारधारा, लोगों को भड़काने वाली, ये सब जो है सब छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो समर्थन वाली बात कहाँ से? वो तो हमारी विचारधारा आ रहा है ना। आप सिंधिया जी से पूछिए ना कि जो सबकी विचार छोड़ के बीजेपी में क्यों गए। देखिए, ये कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा अपना रहे हैं, तो इसमें हमारे लिए तो खुशी की बात है ना। इसके अंदर ये थोड़ी कुंठा की मानसिकता और जो लोगों को भड़काने वाली जो विचारधारा है उसको छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, तो ये जो अच्छा भी वो है उसके अंदर हमें इसके अंदर वो तो हमारी विचारधारा अपना रहा है ना। हमारी कोई गोडसे की विचारधारा थोड़ी है, हमारी तो जो गांधी जी की विचारधारा है। रवि जी, जैसा कि सत्तारूढ़ दल के लिए ये जो लगातार भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं नेता, ये कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है वो दोहरी चुनौती से जूझ रही है। देख तो क्या है कि जो आयतित नेता है, आयतित इसलिए कहेंगे कि 2020 में जिन्होंने सरकार बनवाई है तो बड़ी संख्या में जब विधायक आए, उनके साथ उनके समर्थक आए, तो आयतित नेता और मूल नेता, इन दोनों के बीच में जो अंतर कलह है वो अभी तक पट नहीं पाई है। आप देखिए कि लगातार कई जगह इसी बात का विरोध हो रहा है। एक तो एक समस्या है, दूसरी है कि चूंकि इस बार 2000 अगर बात करें तो 2003, 8 और 13 के मुकाबले में 2023 का चुनाव कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है कि इस बार मजबूत विपक्ष है। पहले के 4 चुनावों में इस तरह की स्थितियां नहीं थी। इस बार जैसे 95 विधायक विपक्ष में है, तो स्वाभाविक तौर पर जब इतनी बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलए होते हैं तो उन सीट पर भी कहीं ना कहीं एक चुनौती तो पैदा होती है। और दूसरी चुनौती भाजपा की अपने अंदरूनी चुनौती है। आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने एक बात कही थी कि अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो भाजपा ही हरा सकती है। जहां तक देखिए विचारधारा बदलने की बात है, तो ये तो मैं तो ये कहूंगा कि अवसरवादिता है, और चूंकि अब नैतिकता की बात तो बेमानी है किसी भी वर्ग में कहने की, और राजनीति भी उससे अछूती नहीं रही है। तो अवसरवादिता जब आती है तो आदमी जो है अपना मौका देखकर जहां उसको संभावना नजर आती है वो पाला बदलता है। नारायण त्रिपाठी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आप देखिए कितने दल बदल चुके हैं वो, और आज अब बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी की गाइडलाइन के खिलाफ वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो अवसरवादिता होती है ना, तो वो अवसरवादिता नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को और बल देती है, और उसके चलते जो है विचारधारा वो से उनका कोई बड़ा वास्ता नहीं होता है। आज अगर बीजेपी में है तो बीजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस की बात करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं दल बदल का जो कानून है उसको थोड़ा मजबूती मिलनी चाहिए। अब उसके जो कानून में जो नियम है उनको थोड़ा कड़ा करना चाहिए। देखिए, दल बदल का कानून दरअसल विधानसभा में लागू होता है, और विधानसभा के विधायक बनने के बाद उस पर दल बदल होता है। लेकिन उससे पहले अगर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता एक दूसरे दल में आते जाते तो उस पर अभी तक कोई संवैधानिक प्रावधान ऐसा है नहीं कि उस पर रोक लग सके। तो स्वाभाविक तौर पर चूंकि ये तो एक नैतिकता की बात होती है कि जिस पार्टी ने आपको इतने लंबे समय तक भले पद दिया, सम्मान दिया, काम दिया, अगर वो किसी और को आगे बढ़ाती है तो उसके लिए एक होना चाहिए। पीढ़ी परिवर्तन का दौर है, वो पीढ़ी परिवर्तन होना ही चाहिए। देखिए, एक सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि बीजेपी और कांग्रेस में खास फर्क यही है कि वो लगातार पीढ़ी परिवर्तन करते रहे, तो आज उनका संगठन कांग्रेस की तुलना में या अन्य दलों की तुलना में ज्यादा मजबूत है, ज्यादा नेतृत्व उभरा है।
तो भाई अगर आप देखें कांग्रेस में तो नेतृत्व की कमी इसलिए नजर आती है क्योंकि उन्होंने सेकंड और थर्ड लाइन को कभी उभरने नहीं दिया। आज यही वजह है कि 77 साल की उम्र में कमलनाथ को और 75 साल की उम्र में दिग्विजय सिंह जी को मैदान में दौड़ लगानी पड़ रही है। अगर कोई सेकंड या थर्ड लाइन तैयार की होती तो निश्चित तौर पर आज वो नेतृत्व का फायदा वो उठा सकते थे। तो बीजेपी और कांग्रेस में ये फर्क है, चूंकि बीजेपी ने अपनी एक गाइडलाइन तय की है कि नहीं, हमें युवा पीढ़ी को आगे लाना है, चाहे वो संगठन हो चाहे चुनाव हो। तो वो आप देखिए नगर पालिका नगरीय निकाय के चुनाव में भी उन्होंने ये प्रयोग किया और सफल भी रहे। बिल्कुल, तो ये फर्क तो है। संतोष जी, सवाल आपसे कि कांग्रेस युवा पीढ़ी को मौका क्यों नहीं दे रही है? कांग्रेस युवा पीढ़ी को, कांग्रेस में आप ये काम करिए ना, अभी पूर्व में ये कमलनाथ जी की मंत्रिमंडल देख लीजिएगा और शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल देख लीजिए, किसमें जितना ज्यादा युवा थे वो आपको दिख जाएगा। देखिए, बात युवा पीढ़ी की भी उतनी जरूरत है जितनी अनुभव की जरूरत है जी। आप देखिए ना, मध्य प्रदेश के अंदर जो है शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं जी, और कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा जिला है, दोनों में कितना विकास हुआ है ये देख लीजिए आप। कमलनाथ जी के पास विजन है, शिवराज सिंह चौहान के पास टेलीविजन है। और सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है जी। अनुभवी और उस अनुभवी नेता की जरूरत है जो इस मध्य प्रदेश को कर्ज से उभार सके। आज की डेट में शिवराज सिंह चौहान जी सुबह शाम तक जो है इतनी घोषणाएं कर रहे हैं और पूरी पुरानी घोषणाएं बंद पड़ी हुई है। तो मध्य प्रदेश में सारी चीजें हैं, पूरा युवा देख रहा है, बेरोजगारी, जीएसटी, इतनी सारी समस्या है, इससे उभारने की जरूरत है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने तो केवल लूटा है प्रदेश को, और लूट की सरकार से जो 18 महीने की सरकार में जो माननीय कमलनाथ जी का जो रहा था, तो उसके अंदर जो विधायक की खरीद फरोख्त हुई, तो आज की डेट में पूरे कर्मचारी बेलगाम है जी। जनसंपर्क का काम केवल जो है ब्रांडिंग का रह गया है नेताओं की, केवल झूठ परोसा जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। ये सब जनता देख रही है, जनता इसका जवाब आने वाले समय में देगी। इसका जवाब तो जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में दे देगी कि किसके पक्ष में है, जनता भाजपा के पक्ष में है कि कांग्रेस के पक्ष में है। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से भाजपा के नेता कांग्रेस में आ रहे हैं और अगर कांग्रेस में भी उनकी उपेक्षा होती है तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वो कांग्रेस भी छोड़ देंगे, और तब अगर वो कांग्रेस पर उपेक्षा के आरोप लगाएंगे तो कांग्रेस का जवाब क्या होगा? देखिए, ये आप जो है ऐसे काल्पनिक प्रश्न जो कर रही हैं, आप उनसे ये प्रश्न आपको भले काल्पनिक लगे, संतोष जी, ये प्रश्न भले ही आपको काल्पनिक लगे, लेकिन ये सच है कि जब भी कोई नेता कोई दल छोड़ता है उसके बाद उस पर आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की 40-40, 30-30 साल पुराने नेता पार्टी छोड़ के आ रहे हैं और हमारी विचारधारा अपना रहे हैं और बिना शर्त। तो कांग्रेस से भी तो कई नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। अब आपको अभी से सपना आने लगा कि उनको जो है नहीं, आप ये बताइए, कांग्रेस से भी तो कई नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा आए हैं। सिंधिया जी सबसे वर्तमान में, अभी यही नाम ले लीजिए, सिंधिया जी का बड़ा नाम है जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। देखिए, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं तो सिंधिया जी का जवाब मध्य प्रदेश ग्वालियर की जनता ने दिया ना। ग्वालियर की जाए तो जरा सिंधिया जी क्षेत्र में वापिस कितनी सीटें आएंगी ग्वालियर से, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अब ये काल्पनिक प्रश्न जो आप कर रहे, 57 साल से सिंधिया जी के जाने से तो ये हुआ कि 57 साल से जो हम सीट जो है ग्वालियर की हार रहे थे हम महापौर जीते हैं और अभी जनता जवाब देगी उसका। ये जो काल्पनिक प्रश्न है, उपेक्षा सिंधिया जी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, तो ये सब चीजें क्या है, जनता की समझदारी संदेश से परे है, जनता ही इसका जवाब देगी और आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा जी बिल्कुल कितनी सीट आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। रवि जी, मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में नेताओं के कांग्रेस में आने पर यहाँ भी कर्नाटक जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कयास लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं दरअसल कर्नाटक और मध्य प्रदेश की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। कर्नाटक में बहुदलीय मुकाबले होते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होता है। आप देखिए कि जब 2018 के चुनाव हुए थे तो उस समय जब अगर मान लीजिए लंबे समय तक कोई सरकार रहती है और तो विकल्प के तौर पर कोई और बड़ा तीसरा विकल्प होता नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर उसका फायदा या तो कांग्रेस को मिलता है या बीजेपी को मिलता है। और चूंकि अब यहाँ पर अगर आपके बात पलायन की बात कर रहे हैं तो अभी तो देखिए 40 ही लोग हैं। अभी जब टिकट वितरण होगा तो स्वाभाविक तौर पर दोनों ही दलों में घमासान मचेगा। हो सकता है कि दोनों ही दलों के नेता किसी तीसरे दल को अभी
दामन थाम ले, आम आदमी पार्टी का थाम ले, बहुजन समाज पार्टी का थाम। तो ये सिलसिला तो अभी आपको 1-1.5-2 महीने जब तक चुनाव का बिल्कुल फाइनल नहीं हो जाता है, टिकट वितरण नहीं हो जाता, तब तक देखने को मिलेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल बड़ी बात यही है कि देखिए जो दिग्गज नेता है जो वो एक अगर पार्टी छोड़ते तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर मध्यम स्तर के या छोटे नेता कार्यकर्ता अगर पार्टी का से जाते आते तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी एक विशाल पार्टी है, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, लाखों की संख्या में उसके कार्यकर्ता है। और अगर संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये बात तो कमलनाथ जी खुद भी स्वीकार कर चुके हैं कि देखिए संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी हमसे ज्यादा मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क जो है पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के चुनावी उसमें जो है मतलब काफी अंतर है। मध्य प्रदेश का जो मिजाज है, मध्य प्रदेश के मतदाताओं का काफी शांत प्रिय मतदाता है। हालांकि वो कोई अपनी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी नहीं देते हैं और ना ही अपना बहुत जल्दी मूड बदलते हैं। आप देखिए राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा ट्रेंड नहीं रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी रवि जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। जिस प्रकार नेता पार्टियां बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद के हित के लिए ही पार्टियां बदल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अवसरवादिता तो लगभग हर क्षेत्र में आ गई है और आदमी जो है मौके का फायदा उठाना चाहता है। आजकल सिद्धांत और जो नीति होती है वो तो कहीं ना कहीं तिलांजलि उसको दे दी गई है, सिद्धांतों का कोई मोल नहीं रह गया। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर इस तरह के नेता आज अगर वो कांग्रेस में गए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कल तक कांग्रेस में रहें। हो सकता है जब कहीं उन्हें और इससे बेहतर मौका मिले तो वो वहाँ पलायन कर जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह की नेतृत्व होता है उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। जी रवि जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ पूरी चर्चा में बने रहने के लिए। जैसा कि रवि जी ने और संतोष जी ने बताया कि पक्ष विपक्ष दोनों की कार्रवाई चलती रहेगी, नेता आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आगे 2023 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। और अभी भाजपा में जितने भी नेता निकलकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, सभी ने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। पुराने लोगों को दरकिनार कर रहे हैं, यह आरोप भाजपा से निकलने वाले नेताओं ने लगाए हैं। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले इन नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के चले जाने से केडर वाली पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी के सामने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसके अलावा जो नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनका भी क्षेत्र में खासा प्रभाव है। ऐसे में बीजेपी के वोट भी उन नेताओं के साथ शिफ्ट होने का खतरा बढ़ गया है। अब भाजपा इन मुश्किलों से कैसे निकलती है और किस तरह पार्टी के अंदर हो रही टूट को रोकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।